भारत पाकिस्तान घमासान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हाल ही में शब्बार ज़ैदी साहब हैं फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फॉर्मर चेयरमैन हैं, जिन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी और उन्होंने ये बोला है कि साहब पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट होने वाला है, दिवालिया हो चुका है, रादर होने नहीं वाला है, हो चुका है। यही हमारा आज की बहस का टॉपिक है। हम लोग बातचीत करेंगे अपने पाकिस्तानी गेस्ट से और भारतीय गेस्ट से। और इसके पहले मैं चाहता हूं आप देखें एक छोटी सी रिपोर्ट, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। वो वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम अपनी बहस पे जाते हैं। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से शब्बार ज़ैदी साहब हैं फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यह बोला है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो चुका है, होने नहीं वाला, हो चुका है। बाद में उन्होंने ट्वीट्स करे और लोगों को, पाकिस्तानी मीडिया को समझाने की कोशिश करी। जाहिर सी बात है एक जिसको कहते हैं कि पुशबैक आया होगा, लोगों ने बोला होगा साहब आपने मुल्क की बेइज्जती कर दी है। पाकिस्तान में बड़ा होता है, जो सच बोलता है उसको यही कहते हैं कि आपने हमारी मुल्क की बेइज्जती कर दी। डायरेक्टर साहब ज़रा स्क्रीन पे गेस्ट लेकर आइए, ज़रा हम बातचीत करते हैं। गेस्ट हमारे साथ हैं हामिद खान साहब, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं इस्लामाबाद से लाइव। हामिद खान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजू काज़मी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। आरजू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन गेस्ट हमें जल्दी से ज्वाइन करेंगे, जनरल जीडी बख्शी सर हैं ज्वाइन करने वाले हैं, और सुशील पंडित जी, सुशील भाई भी हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। मैं हामिद खान साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो उन्होंने बात करी शब्बार ज़ैदी साहब ने, उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दिया, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और बाद में उन्होंने ये भी बोला कि नहीं मैंने 30 मिनट की स्पीच दी थी, आपने सिर्फ वो 2 मिनट की सुनी है, 30 सेकंड की सुनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, अब पूरा खित्ता घबरा रहा है पाकिस्तान को लेके। अगर सिर्फ पाकिस्तान तक आपकी परेशानियां महदूद रहती तो मुझे एक बात समझ में आती कि ठीक है पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अब जैसा भी हो पाकिस्तानी समझ लेंगे, खुद कर लेंगे, खुद मुख्तार मुल्क है। लेकिन अब जो घबराहट है वो पाकिस्तान से बाहर निकल के पूरे खित्ते में जा रही है। आपका रुपए डॉलर के प्रति 180 क्रॉस कर चुका है, राइट। और जो उन्होंने गोइंग कंसर्न की बात करी थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग टर्म्स की उन्होंने बात करी है। सब जो बैंकरप्सी की बात है, सिंपल सी ये बात है कि लोन कैसे सर्विस करा जाए, उतनी आमदन नहीं है। आपका ज्यादातर डिपेंडेंस जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं उससे है। एक्सपोर्ट का बेस आपका इंक्रीज नहीं हुआ है, और जो आप चाह रहे थे कि आपको जिन शर्तों पर पैसा मिले, उन शर्तों पर पैसा शायद पाकिस्तान को अब नहीं मिल रहा है। वी ऑल नो चाइना थोड़ा सा गो स्लो कर चुका है चाइना, और चाइना जो भी पैसा देता है वो देता है बड़ी सख्त शर्तों पे। और सख्त शर्तों से मुझे याद आया कि जो सऊदी अरब ने पैसा दिया है $4.5 अरब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें से 1.5 अरब तो था डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की बात थी, और 3 अरब बोला तो साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर रखिए, खर्च नहीं कर सकते आप। तो वो भी बड़े सख्त शर्तों। आई विल नॉट लाइक टू रिपीट इट, आपको पता है, हमें पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है। तो हामिद खान साहब सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा और आपसे ये पूछता हूं मैं, क्या इमरान खान साहब की कोई पॉलिसी है साहब कि इसको कैसे आगे ले भी जाना है कि नहीं ले जाना है? क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं, इट्स नॉट ओनली शब्बार ज़ैदी साहब, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि साहब ये होगा कैसे, ये चलेगा कैसे। और अब मुझे लगता है कि आसपास के साउथ एशिया में लोग घबराना शुरू कर दिए। थैंक यू वेरी मच गौरव आर्या। देखिए बात ये है कि जो शब्बार ज़ैदी का स्टेटमेंट था उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी इसको कॉन्टेस्ट से हटकर लिया गया। आपका जो कंसर्न है मैं उसको सिर्फ 2 एड्रेस करना चाहूँगा। आप ये समझें कि टर्की का लीरा इस वक्त कहाँ पर जा रहा है।
पिछले 3 साल में 3.92 से वो 16.72 पर आ गया, यानी कोई 8 टाइम्स उसकी डीवैल्यूएशन हुई है। अब आप टर्की को भी कहेंगे कि वो बैंकरप्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा ये मकसद है कि देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इसे मैं कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव करेगी, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आइंदा आने वाले 6 महीनों से 2 साल के अंदर अंदर उसकी आउटपुट्स नजर आएंगी जी। उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो रहे। एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आपने बोला कि 6 महीने के अंदर नजर आएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और प्लान है। वो क्या मंसूबे हैं सर, वो कौन से प्रोजेक्ट्स है, जरा बताइए हमें। देखें, उसके अंदर 3-4 चीजें हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिमिटेंस है या फॉरेन रिजर्व है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन के करीब हैं। सीपैक वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है अब वो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान को उस पर बेसिकली प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो वाटर के और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनली उसके अंदर बड़ी ग्रोथ है और बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है कि आइंदा आने वाले 6 माह में इकोनॉमिकल रिकवरी की तरफ जाएगा। आप सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई मुल्क दिवालिया हो रहा हो तो उस मुल्क में 57 फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे नहीं होते जो आज इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं। जी, ओके। इसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। जी 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 जी। इसके पहले कि मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊं, हामिद खान साहब देखिए, मैंने नहीं बोला कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, बिल्कुल आपके एक पाकिस्तानी ने बोला। तो मेरा सवाल उससे उनके स्टेटमेंट पे, शहबाज जैदी साहब के स्टेटमेंट पे डायरेक्टेड था। मैंने नहीं बोला कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, और वैसे भी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है सर, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम उनके स्टेटमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 51 या 55 फॉरेन मिनिस्टर्स का आना किसी भी मुल्क में, इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि अफगानिस्तान के लिए हो रहा है ये, इट इज नॉट फॉर पाकिस्तान। हाँ ठीक है, पाकिस्तान बीच में कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को भी कुछ मिल जाए, लेकिन ये आप लोग खुद कह रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान के लिए करा है, और अफगानिस्तान क्योंकि आपका नेबरिंग स्टेट है इसलिए वो लोग आए। और तीसरी बात, मैंने जो आपसे पूछा कि कौन से 4-5 पॉइंट है, आपने किसी का लॉजिकल आंसर नहीं दिया। तो जो आपकी जो जिसको पेट्रियोटिज्म कहते हैं ना, देशभक्ति, उसको तो मैं सल्यूट करता हूं सर, लेकिन आई रिजर्व माई जजमेंट अबाउट योर लॉजिक। आपने जो लॉजिक दिया, मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास, मैं वापस आपके पास आऊंगा सर। जनरल जीडी बख्शी सर, आपने सुना होगा कि शहबाज जैदी, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, का यह स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान इज अ बैंकरप्ट स्टेट। उन्होंने बोल दिया कि साहब ये, फिर बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट करा, बोला मेरा ये मतलब नहीं था, जो जाहिर सी बात है, जब प्रेशर आया तो लोग यही बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मेरा सवाल डायरेक्ट ये है जनरल जीडी बख्शी सर, पाकिस्तान का जो हाल है इस वक्त इकोनॉमिक, हम उसके ऊपर कितनी भी लीपापोती करें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। इट हैज बीन कॉल्ड एन इंटरनेशनल माइग्रेन बाय सो मेनी पीपल। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं सर कि क्या यह पूरे खित्ते के लिए, पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए डेंजरस नहीं है सर, पाकिस्तान गेटिंग अनस्टेबल? नहीं, एब्सोल्युटली डेंजरस है गौरव। द सिंपल फैक्ट इज, पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो कुछ छोटे मोटे इवेंट अभी मेरे डिस्कसेंट जो हमारे साथ हैं वो क्लेम कर रहे थे, द फैक्ट इज देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एंड फ्लॉज इन द पाकिस्तानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि इट इज एन ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट ट्राइंग टू compete with a neighbor 5 times its size, 10 times its economy, ठीक है। तो ये जो एक इम्पॉसिबल सा कंपटीशन है, दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग द स्टेट टुवर्ड्स बैंकरप्सी एंड ओवर द एज। ये केवल इनका ही हश्र नहीं है, ये तमाम जो ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स थी, जैसे कि आई कीप कोटिंग पॉल कैनेडी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, नाजी जर्मनी, सोवियत यूनियन, सब अल्टीमेटली इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गई।
This is an observation by a study by some of the top experts in the world. Now, of course, it creates a problem for the खिट्टे के लिए, दुनिया के लिए. Pakistan, a nuclear state, if it heads for collapse, the nukes could become loose nukes in the hands of जो terrorist organizations. The greatest nightmare दुनिया का जो है कि non-state actors के हाथ में nuclear weapons. A state can be deterred, but a non-state actors cannot be deterred by conventional deterrence. उसको तो कुछ है ही नहीं lose करने के लिए. A state has territory to lose, people to lose, economic infrastructure to lose. Non-state actor को क्या है lose करने के लिए? वो जहां मर्जी न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया में वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े फिरे, और इनके पास तो 1.5 पौवे 2 पौवे के बॉम्ब भी हैं चौधरी साहब की बयान के मुताबिक. तो these are most likely to get into the hands of terrorists. That is one of the reasons why जो countries हैं दुनिया की, वो they are trying to shore up the Pakistan economy by transfusions. The point is, ये इतना एग्रेसिव हो रहे हैं, इंडिया को इतना छेड़ रहे हैं कि अगर वॉर हो गई या लिमिटेड वॉर भी हो गई तो इनकी इकोनॉमी गई. उसके बाद कोई भी इनको ट्रांसफ्यूजन्स नहीं दे सकता, कोई भी इनको लास्ट मिनट एड दे के नहीं बचा सकता. जी सर. उसका इतना इनका खर्चा होगा उस वॉर से कि ये खत्म हो जाएंगे. जी बिल्कुल. और फिर भी डेथ विश है, भारत को छेड़ना जरूर है, भारत में टेररिज्म जरूर करनी है, लोग जरूर मारने हैं, इनोसेंट्स की जानें जरूर लेनी है, इतना तंग करना है कि दूसरा रिटेलिएट करे तो इनकी तबाही होगी. फिर चाहे दुनिया कितना भी चाहे इनको बचाना, इकोनॉमिकली ये नहीं बच सकते. जी. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ लिमिटेड वॉर एट दिस स्टेज, एट दिस जंक्चर विल डूम पाकिस्तान इकोनॉमी. जी मैं तो ये कह रहा हूं सर कि अगर लड़ाई भी ना हो फिर भी इकोनॉमी डूम्ड है सर, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं. आरजू जी, मैं तो हामिद खान साहब को समझा रहा हूं काफी समय से, ये पहला एपिसोड नहीं है, आते हैं हमारी शो की जीनत बनते हैं, मैं इनको समझाता हूं, मेरे समझाते आरजू जी चश्मा लग गया, आप देख रहे हैं, ये नहीं समझे. अब आप आरजू जी एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आम पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इमरान खान से? कह रहे हैं खान साहब आप घबरा लें, कि अब भी नहीं घबराना, अब तो घबरा लें, कम से कम घबरा तो लें. दाल महंगी हो गई, गंदम महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई. अब वो कह रहे हैं फिर भी नहीं घबराना. क्या अब वो घबरा सकते हैं? आर दे अलाउड टू फील अ लिटिल वरीड एंड स्कैर्ड? बिल्कुल मेजर साहब, मेरा ख्याल है आप लोग घबराना शुरू हो गए हैं. और अगर आप किसी स्कूल के बच्चे से भी बात करें तो वो भी बता देगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है. ये सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है, उन्होंने जो कुछ कहा वो सबके सामने है. बाद में अगर वो मुकर गए तो सब समझ सकते हैं कि क्यों वो इनकार कर रहे हैं. वरना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया. सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है. अब्दुल रज्जाक साहब जो हैं, जो कि फाइनेंस एडवाइजर है, उनका कहना है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है. उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं. पंजाब के गवर्नर जो है हमारे चौधरी सरवर, उन्होंने कहा कि IMF के पास पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया गया है उनसे पैसे लेने के लिए. लेकिन बजाय इसके कि हम इस बात को माने और हम इसके ऊपर काम करें, इसको ठीक करें, हम हर बात से इनकार कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं जी हम तो बड़े स्ट्रांग हैं और हमारे पास इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो हम जगह जगह मांगते क्यों फिर रहे हैं? क्यों हम सऊदी अरब से चावल तक मांगने के लिए गए? लेकिन यहाँ पर देशभक्ति उसी को समझा जाता है, देशभक्त जो कि हर बात पे डिफेंड कर रहा हो, डिफेंड करने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहा हो. अगर हम सच बोलेंगे तो शायद हम उस चीज के करीब जाएंगे जहां से हम उसको सही कर पाए. जैसे आपने देखा होगा कि यूरोप अमेरिका में जब कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसकी हालत खराब होती है तो डॉक्टर साफ साफ बता देते हैं कि जी इसके पास 40 डेज है, इसके पास 50 डेज है, इसको ले जाइए. लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान की इस तरह की कंट्रीज में हम डॉक्टर आखिरी मिनट तक कहते रहते हैं कि तो हम अब वो ठीक हो जाने वाली कंडीशन से निकल चुके हैं और अब हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है और हमारी हालत कितनी खराब है. कब से हम लोग कह रहे हैं, मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट कब से बात कर रहे हैं कि जी इकोनॉमी पे काम करें, और हमें उल्टा लोग ये कहते हैं कि हर वक्त इकोनॉमी की बात करते रहते हैं.
जी हामिद खान साहब, हामिद खान साहब को जरा स्क्रीन पर लाइए। हामिद खान साहब, ऐसा है ना कि जी। पिछले 10 साल से तो मैं सुन रहा हूं, कम से कम पिछले 10 साल से, कि सीपैक जो है वो गेम चेंजर है। ये मैं खुद सुन रहा हूं। मैंने खुद इमरान खान की स्पीचेस सुनी हैं, मैंने नवाज शरीफ की स्पीच सुनी है, मैंने जरदारी की भी स्पीच सुनी है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, मैं खुद पाकिस्तान को बड़ा फॉलो करता हूं रोज। आज सवेरे सवेरे भी मैं डॉन न्यूज़ पढ़ के आ रहा हूं। मैं हर रोज पढ़ता हूं ये अखबार, एवरी सिंगल डे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सर ये गेम तो चेंज नहीं हुआ। जो लोग आने थे बाहर से, लंबी लंबी लाइनें नौकरी के लिए, वो तो हुआ नहीं। अब आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद होगा। अच्छा चलिए, होगा, गॉड विलिंग हो जाए, अच्छी बात है, हो जाए, सबका फायदा होगा, पूरी दुनिया के फायदे में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अक्सर लोग ये कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो उनके जनरल्स हैं, आपके एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं बुजुर्ग से, वो भी आते हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, और वो सब लोग आके ये कहते हैं कि साहब IMF की जो नजर है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है, अमेरिका की जो नजर है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आपके न्यूक्लियर एसेट्स पे लोगों की मैली नजर है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिप्राइव कर दें न्यूक्लियर एसेट से, तो आप IMF के पास जाते क्यों नहीं है? आपका आयरन ब्रदर जो है, शहद से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और दरिया से गहरा, ये समुंदर था या दरिया था, व्हाटएवर इट वाज, वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा? अगर IMF इतना बुरा है और IMF के दिल में पाकिस्तान के लिए बुरा ही बुरा है, तो आप IMF के पास क्यों जा रहे हैं? क्या और कोई नहीं है जो मदद करेगा? गौरव आर्या, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इकोनॉमिकली पाकिस्तान को रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसी को IMF के हवाले से, इससे इनकार नहीं है। पाकिस्तान क्या, दुनिया के जितने ममालिक भी, इजिप्ट की आप मिसाल ले लें, दूसरे ममालिक में जो भी IMF के चंगल में फंसा है उसको कई साल लगे हैं इससे बाहर आने में। मेरा ख्याल ये है कि आज जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसमें चाइना की तरफ से भी बहुत सपोर्ट शामिल है। बहुत इलानिया और गैर इलानिया सपोर्ट मिल रही है और मिलेगी, जिसके अंदर पाकिस्तान का यही प्लान है कि आइंदा 6 माह से 2 साल के अंदर एक बार हर सूरत IMF के जो प्लान है या चंगल है उससे बाहर आया जाए, और ये इवेंचुअली पाकिस्तान इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए टारगेट है। मैं ये कहूंगा कि जहां तक न्यूक की बात आती है, जहां तक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात आती है, तो मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस पर किसी तरह का भी कंप्रोमाइज करे। हालात की वजह से, खित्ते की वजह से, और हमारी दैट इज माई अवर ओनली डेटरेंस, इस वजह से पाकिस्तान के पास ज्यादा चॉइस नहीं है गौरव आर्या। इसलिए पाकिस्तान के लिए मजबूरी है कि अपनी इकोनॉमी की बेहतरी की तरफ ही जाना रास्ता है, और आइंदा आने वाले जो 6 महीने से 2 साल हैं उसके अंदर इसीलिए मुझे बेहतरी नजर आ रही है कि व्हेन यू हैव नो चॉइस देन देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज टू सर्वाइव। तो मेरा ख्याल ये है कि हामिद खान, एक मिनट तजज़िये से और मालूमात से ना उम्मीद नहीं हूं। जी हामिद खान, एक बात बताइए, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आई एम अ पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस इफ नॉट ग्रेट। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए इंप्रूव होगी क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। दिस डजंट साउंड लाइक अ प्लान सर। जनरल GD बख्शी सर, मैं आपको एक मिनट, मैं जनरल साहब के पास चला जाऊं। सर जनरल GD बख्शी सर, ये मुझे बात समझ में नहीं आई हामिद खान साहब की। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए इंप्रूव होगी क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। डज दिस लुक लाइक अ प्लान टू यू सर? मुझे तो कुछ बात समझ में नहीं आई। कोई टैक्स बेस बढ़ाने की बात नहीं कर रहा वहां पे, कोई जो एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करने की बात नहीं कर रहा। सर हमारे पास और कोई चारा नहीं है इसलिए हम कर देंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो हाईएस्ट हैं सर। बिल्कुल सर, आपकी भारत से भी ज्यादा है सर। आपके सामने भारत गरीब, चाइना गरीब, सब गरीब है सर। पाकिस्तान सर बिल्कुल सर, विद इन पाकिस्तान तो पाकिस्तान की हाईएस्ट होगी सर। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं, मतलब हिस्टोरिकली मैं बता रहा हूं फॉर द लास्ट 70 इयर्स सर पाकिस्तान की जो क्वार्टर। एब्सोल्युटली हामिद खान साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल साहब को बोलने दें आप प्लीज। सर प्लीज। सॉरी, थैंक यू। एक गाना होता था भारत में, एक तू ही धनवान है गोरी। सर कैन आई सर प्लीज, हमीद साहब थोड़ा डिबेट हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, हम भी बोल लें आप भी कहें। सर प्लीज।
थैंक यू। यू नो, भारतवर्ष में गौरव एक बड़ा प्यारा गाना होता था, एक तू ही है धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक पाकिस्तान ही धनवान है दिल के, हम सब तो साहब कंगाल हैं इनके सामने। तो मैं कहना ये चाहता हूँ साहब, देखिए बात ऐसी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अगर एक शब्द में सम अप कर दी जाए, एक सेंटेंस में, टू बोरो फ्रॉम पीटर टू पे पॉल। ठीक है साहब, अभी IMF का लोन चुकाने के लिए चीन से लोन लेते हैं, चीन का लोन चुकाने के लिए सऊदी अरेबिया का लोन लेते हैं। एंड यू नो द ग्रेटेस्ट आयरनी गौरव, अभी बांग्लादेश का GDP इनसे कहीं ऊंचा हो गया है। बांग्लादेश ने मालदीव्स वगैरह को लोन देना शुरू किया है। जैसे ही इनको पता चला ये बांग्लादेश अपनी फॉर्मर कॉलोनी गए पैसे मांगने। अब साहब इससे ज्यादा क्या मैं कोई टिप्पणी हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट पर। यू सी द प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है साहब कि आपकी जो फौज है हैज द प्रायोरिटी डिमांड ऑन योर रिसोर्सेज ऑफ स्टेट। वो बिल्कुल अपने जो है डिफेंस एलोकेशन आपको कट करने नहीं देंगे। याद है आपको इमरान खान साहब ने पब्लिकली रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान की फौज को कि साहब थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले इस वक्त। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया के पास एवैक आए हैं तो हम स्वीडिश एवैक खरीदेंगे। पैसा तुम लाओ, कहां से लाओ हमें नहीं मालूम। ठीक है, और अब जो है अगर इंडिया के पास स्कॉर्पियन सबमरीन आ रही हैं तो हमको चीनी सबमरीन चाहिए, और चीनी मुफ्त में देने को तैयार नहीं साहब, गिफ्ट नहीं करने को तैयार जैसे अमेरिका ने कर दिया था। यू सी, सो द प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चरल, प्रॉब्लम इज ऑफ माइंडसेट कि हम घास खाएंगे साहब लेकिन हिंदुस्तान की किल्लत करेंगे। हम साहब घास खाएंगे हम, लेकिन एसिमेट्रिक वॉर जारी रखेंगे। बीच में जब इतना रिटेलिएशन हुआ, लड़ाई की बात हो गई बालाकोट के बाद, तो तब साहब ये थोड़ी देर सहमे थे, 22 महीने चुप रहे। फिर चीन ने माशाअल्लाह इनको जोश दिलाया कि साहब मैं हूं ना लद्दाख में, है तुम करो ना, करो, कैरी ऑन क्लियो, मैं आई एम देयर। अरे साहब वो कैरी ऑन क्लियो महंगा पड़ जाएगा ना, वही मैं बता रहा हूं, दैट इज अ डेथ विश जी। कि हम साहब हम तो डूबेंगे सनम, सबको लेके चलेंगे जी। ये डेथ विश है साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डेथ आपकी होगी साहब, हमारी नहीं जी। नहीं, हम तो चाहते हैं बड़ी डेथ आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आरजू जी आपके पास जाता हूं। अभी ये पूरे जितने भी देश थे इन सब के लोग वहां पे पहुंचे, रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, और अभी भी हैं शायद वहां पे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको OIC कहते हैं। 57 मेंबर्स हैं जहां तक मेरी नॉलेज है, उसमें से लार्जली 52-54 के तो पहुंचे ही पहुंचे हैं वहां पे, और भी कई मुल्कों के पहुंचे हैं लोग। अच्छा, एजेंडा जो है इसका कि हमें किसी तरीके से अफगानिस्तान में मदद पहुंचानी है, राइट? एजेंडा बुरा नहीं है, एजेंडा बुरा बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान मदद पहुंचानी है, ठीक है, अच्छी बात है। अफगान लोग परेशान हैं, उनको हेल्प होनी चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आरजू जी कि पाकिस्तान इतनी वकालत क्यों कर रहा है, जब पाकिस्तान खुद इतना बुरा फंसा है, फाइनेंशियल हालत इतनी जबरदस्त खराब है कि लोग, बड़े बड़े लोग, सियाने लोग, दानिश्वर जो हैं आपके, वो ये कह रहे हैं कि साहब बैंकरप्ट हो गए। आपने खुद नाम लिए 2-3 और लोगों के जो कि बड़े बड़े लोग हैं, रिस्पेक्टेड पीपल हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है कि हर जगह तालिबान की वकालत कर रहा है, और खुद रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा तालिबान को, लेकिन कह रहा है पैसा दे दो, पैसा दे दो। क्या इसमें आरजू जी, मैंने ये भी सुना है मैंने पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोगों का कि जो कह रहे हैं, जो कि थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लेते हैं जनरली, उन्होंने ये तक बोला है कि इनका गेम ये है कि अफगानिस्तान अगर कुछ भी जाएगा तो पाकिस्तान से होते हुए जाएगा, तो कुछ हम भी ले लेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल हो सकता है कि ये सोचा गया हो कि जब अफगानिस्तान को देंगे तो हो सकता है कुछ हमें भी मिल जाए, और लेकिन ये OIC वाले कभी किसी के काम नहीं आए हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई इस्लामिक कंट्री जो है वो उठकर आई हो और किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की उन्होंने मदद की हो। अभी तक सिर्फ यही हुआ है कि अगर कोई मदद के लिए आया है तो वो यूरोपियंस आए हैं, अमेरिकन आए हैं, कैनेडियंस आए हैं, लेकिन ये सऊदी अरब हो गया या कोई हो गया तो इन्होंने भी जैसे पाकिस्तान को पैसे दिए हैं
तो वो सिर्फ रखने के लिए दिए हैं और देखने के लिए दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी 72 आवर्स में आपको वापस करने पड़ेंगे अगर हमने वापस मांगे तो। अब इस तरह की मीटिंग्स जो ये कर रहे हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे, जबकि दोनों के फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। अफगान फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं जी अफगानिस्तान में। साथ साथ इन्होंने जो है पहले अनाउंस किया था कि जी ये मोबाइल फोन्स बंद कर देंगे, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं बंद कर रहे और उसके बाद 3 दिन की छुट्टी दे दी। इसका मतलब है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पे और इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी। लेकिन बात वही है कि हमने सच नहीं बोलना है, हमने अपनी कमजोरी नहीं माननी है, ना ही हमने उसको ठीक करना है। क्योंकि अगर इस तरह की बातें ये करते रहेंगे तो इनका यही एजेंडा होगा कि हो सकता है बातों बातों में कुछ हमें भी मिल जाए, क्योंकि हमारी जो हालत है वो ऐसी नहीं है कि हम किसी दूसरे के लिए खड़े हो पाए। हम अपने यहाँ से अगर बात करते हैं कि अनाज हम भेजेंगे या दूसरी चीजें हमारे यहाँ से अक्सर दिखाया जाता है टीवी पर कि हम भेज रहे हैं अफगानिस्तान, तो हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं उनका क्या, उनके लिए क्या किया इन्होंने? यहाँ पे जो लोग परेशान है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके लिए कोई काम करें। पहले अपने आप को देखना चाहिए फिर किसी और को। जैसे मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि अगर आप प्लेन में सफर करते हैं और ऑक्सीजन नहीं आती तो वो कहते हैं कि जी मास्क गिरेगा, पहले अपने मुंह पे लगाए फिर दूसरे को दें, पहले खुद सांस लीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे को आप मदद कर देंगे और खुद आप सांस नहीं लेंगे। यही हाल पाकिस्तान का है। अपनी हालत खराब है लेकिन वो सब चीजें उठा के और सब तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो अफगानिस्तान के लिए दिखा रहे हैं। अच्छी बातें करना चाहिए लेकिन पहले अपने आप को तो संभालें, अपने मुल्क को तो संभालें, उसके बाद दूसरे की बात करें। जी बिल्कुल। अफगानिस्तान को भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास इंटरेस्ट होगा कि वो पाकिस्तान से बात करें। जी मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगा सर 30 सेकंड्स, उसके बाद हामिद खान के पास में जाऊंगा। हामिद खान साहब का टर्न है लेकिन जीडी बख्शी सर ने अपना हाथ उठाया। सर प्लीज। मैं देखिए आरजू जी से बिल्कुल सहमत हूं। प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला माइंडसेट की है। ठीक है साहब, माइंडसेट की है कि हम जीरो सम गेम खेलेंगे, खिट्टे में जीरो सम गेम। हम जीतेंगे भारत के एक्सपेंस पे, ईरान के एक्सपेंस पे, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के एक्सपेंस पे, फतेह करेंगे अफगानिस्तान में, वहां पे एक जो है इंक्लूसिव सरकार नहीं बनाएंगे। कोई जो है जो कि उज़्बेक, जो कि ताजिक इत्यादि इत्यादि उनको नहीं लेंगे क्योंकि हक्कानी हमारा सक्का है, हम उसे इंपोज करेंगे। अच्छा, ये इतना जीरो सम गेम खेलते खेलते उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। वो ये पड़ गया कि पाकिस्तान खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता ऐसी टॉक्सिक स्टेट को। आपकी इकोनॉमी डूब रही है, अब आप एक डूबी हुई इकोनॉमी को रिससिकेट करने का दम है? आप अकेले पड़ गए हैं क्योंकि आपने ऐसी सरकार लाई है जिसे ना चीन ना पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर सकता, बाकी तो देश भूल जाइए। जी जी। तो अब आप अकेले उसकी इकोनॉमी रिवाइव करेंगे? नो, दिस इज कॉल्ड आ बैल मुझे मार। जी बिल्कुल बिल्कुल। बैल मुझे मार। जी जी जी। मुझे जब तक नहीं पेट में कोई मारेगा नहीं, मेरे को शांति नहीं पड़ेगी साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। हामिद खान साहब मैं आपके पास जाता हूं। मेरा सवाल आपसे ये कि अभी OIC की मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में और कई मुल्क 50 से ज़्यादा मुल्क के लोग आए हैं और बाहर के कुछ ऑब्जर्वर्स भी आए हैं सर इसमें। आई थिंक US के भी लोग आए हैं एक आध, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मेरा हामिद खान आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान में अक्सर ये एक मौक़िफ़ है, ये एक नैरेटिव है कि OIC ने साहब धोखा दे दिया, OIC ने वो काम नहीं करा जो OIC को करना चाहिए था। ना OIC कश्मीर की बात करता है, ना OIC फिलिस्तीन की बात करता है। तो ये ऐसा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं सर, मेरा सवाल सीधा है और अब मैं चाहता हूं आप सवाल का जवाब दें। हामिद खान, अगर आप ये चाहते हैं कि OIC कश्मीर के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे जबरदस्त, राइट, उसमें सऊदी हो गया, UAE हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, दीगर इस्लामी मुल्क हो गए, वो एक जबरदस्त स्टेटमेंट कश्मीर में दें कि साहब कश्मीर तो पाकिस्तान का है या जो भी XYZ UN रेजोल्यूशंस होने चाहिए, व्हाटएवर यू वांट। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप उनके लिए क्या करेंगे? आप उस मुल्क के लिए, चलिए सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया अगर ये कहता है कि चलिए हम कश्मीर पर स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान क्या करेगा? आप तो सिर्फ ये कहते हैं कि सर वही पुरानी चीज कि 80 भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान, कहानी खत्म, बस इसी में कर दो काम। आप क्या करेंगे उनके लिए, ये बताइए। व्हाट विल यू डू फॉर सऊदी अरेबिया अगर सऊदी अरेबिया कल कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट देता है? जी हामिद खान साहब।
गौरव, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने अपनी बसात के मुताबिक बहुत कुछ किया है, सऊदी अरब के लिए भी और बहुत सारे ममालिक के लिए भी। जैसे आपको मैं रिमाइंड कराता हूं कि जैसे अभी भी पाकिस्तान जितनी भी आर्म फोर्सेस की असिस्टेंस है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी जो सऊदी अरब को प्रोटेक्शन देता है वो अभी भी पाकिस्तान ही है। ठीक हो गया? एक चीज तो ये ऑन अ स्ट्रेटेजिकल बेस है। हामिद खान साहब, एक मिनट डायरेक्टर साहब जरा मुझे स्क्रीन पे लेकर आइए। ओनली मी एंड हामिद खान, ओनली मी एंड हामिद खान। मैं एक बात पूछना चाहता हूं उनसे। मुझे लाइए और हामिद खान साहब को लाइए बस। हामिद खान साहब, मैं आपको यह कहना चाह रहा था जी। हामिद खान साहब, एक बात बताइए, ये जो आप सऊदी अरब में जाते हैं, जो आप कहते हैं कि साहब हम दिफा करते हैं, यानी कि डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सऊदी को, आपको तो पैसे मिलते हैं मोटे इसके, मुफ्त में तो नहीं करते आप। आपको नहीं, मुफ्त में है सर। नहीं, मैं आपको बताऊंगा सर। मैं अगर आपसे टाइम पूछ लूं ना अभी कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, आप चुपके से टाइम के भी पैसे मांग लोगे। ये मत बोलो, देखो ये गलत चीज मत बोलो आप। दिस इज नॉट मुफ्त। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आपके वहां पे पाकिस्तानी, आपका फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ वहां पे है, मोटी तनख्वाह ले रहा है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझसे बात बोलिए कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। यू टेल मी दिस। रहील शरीफ साहब मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ। और जो भी आपका पोस्टेड रहा है, चाहे जॉर्डन में रहा हो 1979, जब जनरल जियाउल हक ने, उस समय ब्रिगेडियर था जियाउल हक, जब उसने फिलिस्तीनियों की कत्लो-गारत करी थी, तब भी पाकिस्तान ने मोटे पैसे लिए। पाकिस्तान ने आज भी, पाकिस्तान अगर कोई ट्रूप्स हैं, पाकिस्तान मुफ्त में नहीं भेजता, क्योंकि आपके पास फॉरेन कंट्री में एक तो नियत नहीं है, दूसरी पैसे नहीं है। अब मैं आपसे डायरेक्ट सवाल ये पूछ रहा हूं, आप उनके लिए क्या करेंगे? चलिए, आपने बहुत बड़ा दरिया दिल दिखा दिया। आपने यूएई के लिए आपने क्या करा है, मलेशिया के लिए क्या करा है, इंडोनेशिया के लिए क्या करा है, हर जगह पाकिस्तानी आर्मी भेजी आपने। हामिद खान साहब बताइए। नहीं, बात ये नहीं एग्जैक्ट। पाकिस्तान ने इन ममालिक की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया है। जिस तरह इंडियन बहुत ज्यादा है यूएई में, वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। अब मैं कहूँ जी कि वो सारे वहां से फौरन पैसे लेके तो मजदूरियां करते हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना। वो अपना किरदार अदा करते हैं। सर एक मिनट, चाहे वो इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिन्होंने काम किया है। सर जो इंडियन, हामिद खान साहब नहीं करेंगे। हामिद खान सुनिए, जो इंडियन गल्फ में जाता है, सऊदी जाता है, वो पैसा कमाने आता है और पैसा कमा के वापस भारत आ जाता है, पहली बात। हाँ, तो हम ये कहें कि नहीं हमने कोई फेवर करा है, किसी ने किसी के ऊपर फेवर नहीं करा। वी हैव, सुनिए एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा किरदार है यूएई, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है कि हमारा किरदार है, तो लेकिन एक मिनट हामिद खान साहब, एक मिनट, पाकिस्तान का भी किरदार नहीं, एक मिनट, आपका देखिए बात यह है ना कि वो किरदार है, वो कहने वाली अच्छी बातें हैं, एंड आई अग्री, पाकिस्तान का भी किरदार होगा। पाकिस्तानी स्टेट ने ऐसा क्या करा है मलेशिया के लिए, इंडोनेशिया के लिए, कि कल वो कश्मीर का नाम ले? मैं बार बार पूछ रहा हूं। इंडिया से कारपेंटर चला गया, पाकिस्तान से प्लम्बर चला गया। दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। ओआईसी का प्लेटफॉर्म जो है ना, वो गिव एंड टेक के लिए नहीं है, वो कॉज के लिए है। अगर सर यहीं पे कश्मीर की हमायत करेगा तो वो कॉज की हमायत करेगा। सर एक मिनट, कश्मीर के हक में बयान देगा तो वो कॉज की वजह से देगा, पाकिस्तान खाली उसकी वजह नहीं होगा। एक मिनट, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कॉज उसको समझ, अब मैं आपको बता दूं हामिद खान साहब, फ्रीडम है तो ठीक है, एक मिनट हामिद खान साहब, इसके पहले कि मैं आरजू जी के पास जाऊं, मैं आपको एक बात बता देता हूं। सर ये सब एक जनरल जीडी बख्शी सर ने भी गाना बताया था ना कि बाकी सब कंगाल, बस एक मैं हूं धनवान गोरी, ठीक है? तो मैं भी एक गाने का आपको एक सर गाना बजाना शुरू कर दीजिए सर, अब इसी से पैसे आएंगे, मैं बता रहा हूं, और तो कुछ उम्मीद है नहीं। सुनिए मेरी बात हामिद खान जी, ऐसा है हामिद खान जी, तो उससे बहुत बनाया है हामिद खान जी, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये एक और है, गुलाम अली साहब की बड़ी मशहूर गजल है कि ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, ठीक है? ये मकसद के लिए बनाए, कुछ मकसद नहीं होता, ये सब झूठी बातें हैं, मुल्कों के बीच में मफाद होते हैं, ये मजहब के लिए ये करवाना, ये सब झूठ है। सुनिए एक बात सुन लीजिए सर, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फरेब है, ये सब फ्रॉड है, लेन देन की दुनिया है। आदमी की जेब में पैसे रहते हैं तो आदमी को गर्मी रहती है, जेब में पैसे नहीं रहते उसका सर झुका रहता है। तो ये एक तो ये ओआईसी फ्रॉड है,
ओआईसी इसलिए फ्रॉड है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। एक बात बताइए सर, आपकी तो मदद नहीं हो रही कश्मीर में, इसलिए आप कह रहे हैं कि ओआईसी काम नहीं कर रहा। अगर कश्मीर पे स्टेटमेंट दे दे तो आप सब लोग ओआईसी वाह 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 कर लें। सर एक बात बताओ मेरी, नहीं आमिर खान साहब एक बात बताओ, आपने कभी सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन? नो। आपने कब? क्योंकि सर मजहब एक चूरन है। मजहब जो है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, सुनिए मेरी बात, मजहब अपने आप में एज अ प्राइवेट थिंग इज ब्यूटिफुल, इज वंडरफुल। आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, इट्स वंडरफुल। पर अगर आप मजहब को, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को पॉलिटिसाइज करेंगे, उससे बड़ा स्कैम कोई है नहीं। और पाकिस्तान यही स्कैम खेल रहा है कि आप 80 भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसा। यह हो नहीं सकता सर, यह हो नहीं सकता। आरजू जी मैं आपके पास जाता हूं, देखिए एक मिनट आरजू जी मैं आपके पास जाता हूं और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये कब तक पाकिस्तान ये कहता रहेगा, ये मजहब के हवाले से कब तक पाकिस्तान बोलता रहेगा कि साहब आप हमारी मदद करो? फिर अगर कोई इनके जवाब में कुछ कहता है, कहते हैं इस्लामोफोबिया हो रहा है, फिर ये चिल्लाते हैं इमरान खान इस्लामोफोबिया हो गया। सर आप सारे मुसलमान मुल्क को इकट्ठा करेंगे, कल अगर ईसाई मुल्क बोल देते हैं कि साहब हम भी इकट्ठा हो गए, तो फिर आप बोलेंगे तो इस्लामोफोबिया है, फिर आप जिहाद की बात करेंगे, फिर आप क्रूसेड्स की बात करेंगे। ये तो गलत है ना। यू शुड जनरली बी सेक्युलर इन आउटलुक। सर सब बराबर है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये तो बहुत बड़ा झांसा है। आरजू जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात यह कि इन्होंने शुरू में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो मियां आतिफ को इन्होंने रखा था इकोनॉमी देखने के लिए, और फिर ये कह के हटा दिया कि वो अहमदी हैं और वो नॉन मुस्लिम। आरजू जी मैं माफी चाहूंगा, फंड्स ले सकते हैं। जी आरजू जी मैं माफी चाहूंगा, डिबेट का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट ज्वाइन करी। मिलूंगा अगले हफ्ते भारत पाकिस्तान घमासान में, तब तक मेरी टीम और मेरी तरफ से रिपब्लिक भारत के स्टूडियो से जय हिंद।